अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबशिर ज़ुल्फ़िकार और आपको ये वीडियो थिंक मैथमेटिकली के प्लेटफॉर्म से डिलीवर की जा रही है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय मोरियाल स्पेजल सेकंड एडिशन से स्टार्ट किया था। ये बुक पीपीएससी के एग्ज़ाम्स और हायर एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस बुक की थ्योरी और सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्टार्ट किया था। आज इसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1.31 से 1.36 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.31। स्टूडेंट्स, बुक में हमें 1.1 से 1.30 तक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके दे दिए गए हैं। आप उन प्रॉब्लम्स को वहीं से समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सवाल नंबर 1.31 जो है ये है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर्स एंड विच आर वेक्टर्स। बहुत ही आसान सवाल है। हमें जस्ट ये बताना है कि हमें इन गिवन क्वांटिटीज़ में से कौन सी क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं, कौन सी स्केलर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो है काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी से की वेलोसिटी से एसोसिएटेड एनर्जी होती है जो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ख़ास पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करें, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। उस पॉइंट से आउटवर्ड जो हो सकती है, इनवर्ड हो सकती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंट्रोपी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, थर्ड वन सी पॉइंट, क्योंकि ये किसी भी बॉडीज़ की सम ऑफ इंटरनल एनर्जीज होती है, लेकिन हमें इसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वर्क डन जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद ई पे आ जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ में मूव करने से रोक के, मतलब ये उस किसी पॉइंट से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है मोस्टली, मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए। चार्ज ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। शीयरिंग स्ट्रेस ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। फ्रीक्वेंसी जो है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1.31। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.32 which says that an airplane travels 200 miles due west and then 150 miles 60 degree north of west. Determine the resultant displacement. इसमें हमें बताया गया है कि एक कोई एयरप्लेन है वो 200 माइल्स ट्रैवल करता है वेस्ट की तरफ, देन उसके बाद 60 डिग्री पे वो टर्न लेता है और नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ 150 माइल्स ट्रैवल करता है, और हमें इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है, और ये हमारा नॉर्थ है। एयरप्लेन जो है 200 माइल ट्रैवल करने के बाद 60 डिग्री पे टर्न लेके सी की तरफ जाता है और 150 माइल ट्रैवल करता है। तो ये तो हमारा स्केच हो गया इसकी। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, जो कि होता है आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस थीटा और होल का स्केयर। ये जो थीटा है ए और बी के दरमियान जो एंगल बनता है वो वाला एंगल है, वो 60 है, जो आपने देखा है कि 60 पे टर्न कर जाता है। तो हमारा ए हो गया 200 का स्केयर, बी हो गया 150 का स्केयर, 2a की जगह 200, बी की जगह 150 और कॉस ऑफ 60। तो 200 का स्केयर 40,000 बन गया, 150 का स्केयर 22,500, 2ab और कॉस 60 जो थे 1/2, 2 से कैंसिल। अब 40,000 स्केयर प्लस 22,500 प्लस 200.150, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाता है 92,500। अब इनको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 50 क्रॉस 37 बन जाता है। अब ये 50 का स्केयर हो गया
और 50 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 50 स्क्वायर रूट ऑफ 37 बन गया। ये होता है नियरली इक्वल टू 304.1 माइल्स। अगर हम इसका डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो वो होता है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई और एक्स, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे y जो है 150 sin 60 के बराबर है और x जो है 200 प्लस 150 cos 60 के बराबर होता है। ये हमने यहाँ से फाइंड किया, यहाँ से ये 200 रिजल्टेंट का x कंपोनेंट और यहाँ से लेके यहाँ तक 150 cos 60 और यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है 150 sin 60 है। तो ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक रिजल्टेंट का x कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। 150 sin 60 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है और x की वैल्यू 200 प्लस 150 cos 60 1/2 होता है। अब 1/2 इससे कटा, जब हमने इसे कैंसिल आउट किया तो 75 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट किया, ये भी 75 हो गया। तो ये 75 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 200 प्लस 75 ऐड किया 275 हो गया। ओके, अल्फ़ा इज इक्वल tan इनवर्स 75 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3/275। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 डिग्री 70 मिनट बन जाता है नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So now question number 1.33, find the resultant of the following displacements: A such that 20 miles 30 degrees south of east, B 50 miles due west, C is 40 miles 30 degrees north of west and D is 30 miles 60 degrees south of west। ये हमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं और उनकी डायरेक्शन हमें बताई गई है, हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये हमारा हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ प्लेन। हमने सबसे पहले हम इन वेक्टर्स को इस प्लेन में पुट करते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू 20 जो कि 30 माइल्स पे इंक्लाइंड है साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ये हमारा ईस्ट है, ये साउथ है। ईस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री पे ए वेक्टर मौजूद है और इसकी वैल्यू है 20, ठीक है। और वेक्टर जो बी है हमारा वो 50 माइल्स ड्यू वेस्ट, ये वेक्टर बी वेस्ट की तरफ 50 माइल्स ट्रेवल है। और सी वेक्टर जो है 40 माइल्स 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सी वेक्टर इसकी वैल्यू है 40 एंड ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। एंड डी वेक्टर जो है 30 माइल्स 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री पे हमारा डी वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 30 माइल्स। नाउ हमें इसका फाइंड करना है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम तमाम वेक्टर्स को इनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, रिजॉल्व करेंगे और देन हम तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। फिर हम वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तब हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। बस हमें यही कुछ करना है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू 20 है, तो हमारे पास क्या बन गया, ये हम इसका वाई कंपोनेंट है तो जो है ए साइन 30 के बराबर, मतलब 20 साइन 30। अब ये वाई एक्स कंपोनेंट है तो ए कॉस 30 मतलब 20 कॉस 30। ये सी है, सी का ये वाला कंपोनेंट जो है ये वाई कंपोनेंट है, ये बन गया सी साइन 30 मतलब 40 साइन 30। और ये वाला जो है इसका एक्स कंपोनेंट है, ये सी कॉस 30 मतलब 40 कॉस 30। ये जो वाला जो वेक्टर है हमारा वेस्ट की तरफ, ये 50 एज इट इज़ रह जाएगा। ये हमारा डी वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 30 है क्योंकि, और ये इसका वाई कंपोनेंट है तो डी साइन 30 मतलब के 30 साइन 30। और ये वाला जो इसका एक्स कंपोनेंट है डी कॉस 30 मतलब के 30 कॉस 30, और सॉरी 60 गलती हो गई, ये वाला 60। ओके, अब हमने करना क्या है कि इन तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को हमने सबसे पहले ऐड करना है। तो अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ एक ये वाला कंपोनेंट हमारे पास
और ये वाला हम इन दोनों को ऐड करते हैं, c cos 30 प्लस a cos 30। c मतलब 40 था हमारे पास c वेक्टर, और cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है, प्लस a 20 है हमारे पास, और cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू सॉरी। अब ये वाली वैल्यू से कैंसिल, ये 20 से कैंसिल, तो 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये 2 इससे कैंसिल, तो 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक 50 का और ये एक हमारे पास d cos 60, मतलब कि 30 cos 60। तो ये हमारा b प्लस d cos 60, b हमारे पास 50 है और d 30 था और cos 60 1/2 होता है, ये इससे कैंसिल, तो 50 प्लस 65 हो गया हमारे पास, 50 प्लस 65। ओके, अब हमारे पास रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, हमारे पास बड़ी मेजर वैल्यू जो है वो 65 है, उसमें से लेस वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो 65 माइनस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये नेगेटिव अलोंग नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव वाली वैल्यू है, ये 60 वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस में से जो हमें मिली वो ज़्यादा है। उसके बाद वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस में एक ये वाला है c sin 30, जस्ट एक ही हमारे पास वेक्टर है, तो c sin 30 c 40 था, sin 30 जो 1/2 होता है, तो ये हमें वैल्यू आ गई 20 वैल्यू मिल गई। अब हम जाते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो देखें नेगेटिव वाई एक्सिस में एक हमें मिल रहा है d sin 60 और दूसरा a sin 30। इन दोनों को ऐड करते हैं, a sin 30 प्लस d sin 60। a हमारे पास 20 था, d sin 30 जो है 1/2 होता है, प्लस d हमारे पास 30 था, sin 60 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होता है, 2 इससे कट गया तो 15 आ गया, यहाँ पे 2 इससे कैंसिल तो 10 आ गया, तो 10 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमें रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करना है, तो हम वही करेंगे, जो बड़ी वैल्यू हमें मिली है उनमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। वो हमें 20 मिली थी प्रीवियस पेज में, 20 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -10 माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 20 में से 10 गया, तो ये हमारे पास आ गया 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन इसकी जो वैल्यू नियरली 16 बनता है, लेकिन हम इसे माइनस को हम अगर इसको नेगेटिव वाई एक्सिस में ले जाएं तो वो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 10, तो तब इसकी वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इन वैल्यूज़ को ड्रा करना है। लेट्स से हमारे पास आर एक्स जो हम था, हमारे पास 13 था, हमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो मिला था 13 था, वो हमें नेगेटिव की तरफ ड्रा कर लिया, और लेट्स से कि हम आर वाई जो है -30 नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें हेड टू टेल रूल की मदद से इसको ऐड करते हैं, आर एक्स प्लस आर वाई। अब पहले को आर वाई के एंड से मिला दें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या बनता है, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ये देखिए हमें नज़र आ रहा है कि ये 90 डिग्री पे है, तो cos 90 जो है वो हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ यही बनता है 13 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू 20.6 माइल नियरली आता है। अब हमें अगर थीटा फाइंड करें, इसका डायरेक्शन फाइंड करें, तो tan थीटा इज इक्वल टू वाई और एक्स होता है। हमारे पास वाई कंपोनेंट जो होता है वो था हमारे पास 16 और एक्स कंपोनेंट 13 था। इनको जब हम सॉल्व करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 16/13, तो हमारे पास 50 डिग्री 59 मिनट बनते हैं तकरीबन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1.33. Let's move to next question. Now question number 1.34 is here, which says that suppose A, B, C, D, E and F are the vertices of regular hexagon. Find the resultant of the forces represented by vectors AB, AC, AD, AE and AF.
तो लेट्स से हमारे पास ये ए बी सी डी ई एंड एफ, ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है और हमें इन वेक्टर्स का ए बी ए बी ए सी ए डी ए ई एंड ए एफ, इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, बेसिकली सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो हम सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, सो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ठीक है। तो हमारे पास ए बी एज इट इज़ आ गया। ए सी जो है हमारे पास ए सी, हम इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, सो हमने लिख दिया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए डी एज इट इज़ आ गया ए ई ए एफ, ठीक है। तो ये ए बी प्लस ए बी 2ab बन गया प्लस बी सी प्लस ए डी, ओके, प्लस ए ई और ए एफ को हम लिख सकते हैं ए एफ को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई एफ, तो हमने लिख दिया ए ई प्लस ई एफ, ठीक है। और जो हमारे पास ई एफ है, ये वाला ई से एफ तक, वो होगा नेगेटिव ऑफ बी सी के नेगेटिव के बराबर होता है, तो हमने इसकी जगह माइनस बी सी लिख दिया। तो 2ab प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस 2ae, ये ए ई और ये ए, तो 2ae बन गया और ये माइनस बी सी लिख दिया, ये माइनस इस प्लस से कैंसिल, तो बच गया 2ab प्लस ए डी, ये वाला ए डी प्लस 2ae को हम लिख सकते हैं, ये वाला ए ई को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई, तो हमने वही लिखा 2ad प्लस डी ई, तो ये बन गया 2ad प्लस 2de, ओके। और ये जो हमारे पास 2de है वो माइनस ए बी के बराबर है, ये डी ई माइनस ए बी के बराबर है, मतलब वैसे तो सेम है मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन उलट है, इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। तो हम डी ई की जगह माइनस ए बी लिख देते हैं, तो क्या बन गया 2ab प्लस ए डी और ये 2ad, तो प्लस 3ad बन गया, और ये डी ई की जगह माइनस ए बी लगा दिया, तो क्या था 2 अंदर मल्टीप्लाई आएगा माइनस 2ab प्लस 2ab से कैंसिल, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया वो था 3ad। क्वेश्चन इज सॉल्व, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.35, which says that consider vectors a and b and show that a plus b का magnitude is always less than or equal to a magnitude plus b magnitude, and इसका पार्ट b है a minus b का magnitude is always greater than or equal to a magnitude minus b magnitude। तो हम फर्स्ट को देखते हैं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड को हम किस तरह लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा, ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है, और ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉज थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। कॉज थीटा 1 मीन्स ए प्लस बी इज मैक्सिमम। सो हम सपोज करते हैं कि ये वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम इसकी जगह 1 लगा देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच गया हमारे पास इसका स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। दिस मीन्स दैट कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है इससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता इस वैल्यू से, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। Hence, first part is proved. Now move to next part. This is part B of question number 1.35, and we have to show that a vector minus b vector modulus is always greater than or equal to a vector minus b vector mod. So, a vector minus b vector का mod का मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। So, ये वैल्यू तब मिनिमम होगी जब cos थीटा मैक्सिमम होगा, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, और हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉड माइनस बी वेक्टर मॉड, और ये मिनिमम वैल्यू का केस है। दिस वैल्यू विल बी मिनिमम।
सो हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए वेक्टर मॉड माइनस बी वेक्टर मॉड। सो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 1.36। हमें ये शो करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड जो है ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर मोड प्लस बी वेक्टर मोड प्लस सी वेक्टर मोड। सो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज अल्फ़ा। ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा है, प्लस 2bc कॉज बीटा, बी और सी के दरमियान एंगल बीटा, प्लस 2ca कॉज गैमा, सी और ए के दरमियान जो एंगल है वो गैमा है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब कॉज अल्फ़ा भी 1 हो, कॉज बीटा भी 1 हो, कॉज गैमा भी 1 हो। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ये मैक्सिमम वैल्यू का केस है जब कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा और कॉज गैमा 1 होगा। और हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो एज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो हमें ये प्रूफ कर लिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इस वैल्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।